प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 10वीं गणित विषय के रिवीजन करने हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खासतौर पे परीक्षा के समय, क्योंकि इस वीडियो में हम 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। विगत 5 वर्षों के पेपर्स और न्यू ब्लूप्रिंट सिलेबस के अनुसार यह प्रश्न बता रहे हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छा जाएगा। इसके पहले हमने पूरी मैथ्स के अध्याय वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सही जोड़ी, खाली स्थान वगैरह 1 अंक के क्वेश्चन आते हैं, वो वीडियो भी उपलब्ध करा दिए हैं। और अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का वीडियो भी हमने अभी हाल ही में दिया है। और उसके पहले भी अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कक्षा 10वीं गणित की प्लेलिस्ट पर है, आप देखिएगा। यदि किसी अध्याय पर कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 बहुपद, 2 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ऋण 3 और 2 है। यानी योगफल कितना है? ऋण 3, गुणनफल कितना है? 2। तो हम मान लिए कि द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। अब यहाँ पर इस विधि से कीजिएगा, बहुत अच्छी विधि होती है। वैसे छोटा, मतलब इसमें छोटा हो जाता है, सूत्र भर लगा देंगे। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स माइनस शून्यकों का योगफल और यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल का मान ये है, गुणनफल का मान ये है। आप इसको हल कर दिए, उत्तर हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ समय बहुत कम है, इसलिए पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ। आपसे जो बन रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं बन रहे तो उनका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। कहाँ से? चैनल में चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन वीडियो को देख करके आप अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अध्याय मतलब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न ये है, वैसे इसमें हल है तो हल बहुत हमने पूरी स्टेप करके बताई है, तो आप समझ भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, इनका आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन, फिर ये चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये चौथा प्रश्न ये हो गया, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर शून्य ज्ञात करना, एक सर्वसमीका लग गई है और कुछ नहीं। तो इसके जो शून्यक आ गए हैं, इसके शून्यक √3 एवं माइनस √3 ये हो गए। ठीक है, तो ये आप मतलब 4 प्रश्न ये हुए। और 5वां क्वेश्चन ये देखिएगा, शून्यकों की संख्या बताना। तो ये ग्राफ बना आएगा, तो जितनी जगह पर काटा है 1 2 3, 3 बिंदु पर काटा है ना एक्स अक्ष को, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होती है इसमें। और ये 6वां क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योगफल गुणनफल ज्ञात करो। तो इसका आंसर आ गया ये, है ना, ये आ गया योगफल, ये गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगला 7वां क्वेश्चन, ये देखिएगा 7वां प्रश्न 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात किए। तो इसमें कुछ नहीं, कॉमन निकाले और उत्तर आ गया 0 और ऋण 2। फिर ये 8वां क्वेश्चन देखना है। 8वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये दिया। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को, इस पर आधारित सवाल जरूर आएगा। ठीक है, ये वाला सूत्र। तो ये हो गया, और डिटेल में इस अध्याय का वीडियो भी देख लीजिएगा। अब 9वां क्वेश्चन है, फिर वही द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये सूत्र लगा, इसके योगफल ये दिया है, गुणनफल ये दिया है। ये आप इसका हल इससे समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया अगला सवाल 10वां। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसके आप गुणनखंड विधि से पहले गुणनखंड निकालें, फिर शून्य के, तो ये पहला गुणनखंड 0, दूसरा गुणनखंड 0 करके पक्षांतर करके x के जो मान निकालेंगे वही शून्यक हो जाएगा। फिर ये 11वां सवाल है, यहाँ पर 11वां सवाल, इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, वही वाला सूत्र लगना है, सीधा सीधा है, इसको कर लीजिएगा। और 12वां क्वेश्चन ये हुआ, ये वही द्विघात बहुपद ज्ञात करना। फिर 13वां में भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इसके शून्यक 1 और 1 हैं, मतलब शून्यकों का योगफल 1 और गुणनफल भी 1।
यहाँ पर कितना है, ऋण 1 और 5। इसका उत्तर ये आएगा। ठीक है, तो ये 13वां तक हो गए। अब यहाँ देखिए अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन, इसमें 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले क्वेश्चन। 4 अंक का क्वेश्चन भी इस अध्याय से आएगा क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो ये 2 अंक वाले हैं फिलहाल। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करो। तो ये समीकरण दिया है, हमने यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हल कर दिया। आपसे बनती होगी, देख लीजिएगा। और अगर जिस विधि से लिखा हो प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन से करना है, नहीं लिखा तो आप विलोपन प्रतिस्थापन जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका जो है ये हुआ पूरा उत्तर। अब ये दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है इस टाइप से, इसमें क्या तुलना, अनुपातों की तुलना करके ये बताना है समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो ये समीकरण युग्म ये लिखे है ना, इनकी तुलना इनसे कर दिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाले, इनका अनुपात निकाले। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू की कंडीशन आ गई। कैसी कंडीशन आ गई, ये कि A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, और अद्वितीय हल होगा तो समीकरण युग्म संगत होगा। देखिए संगत कब कब होता है, जब अद्वितीय हल होता है और अनेक हल होता है तो संगत होता है, और कोई हल नहीं होता तो असंगत होता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीसरा, इसमें समीकरण युग्म ये दिया है। अब इसको कहा प्रतिस्थापन विधि से करें। तो जिस विधि का नाम दिया आपको उसी विधि से करना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने प्रतिस्थापन विधि से किया है। यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ तक ये y बराबर आ गया 0। अब y का ये मान समीकरण 3 में भर दिए तो x बराबर आ गया 6, आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है, कौन सा, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ज्ञात करो। तो मान लिए दो संख्या x और y है, तो अंतर यानी माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब प्रश्न अनुसार कहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है यानी x बराबर 3y। अब यहाँ से हमने यहाँ ये मान इस समीकरण भर दिया, इस टाइप से समझ लीजिएगा। ये पूरा यहाँ y का मान आ गया, y का मान समीकरण 2 में रखे तो यहाँ पर दूसरी संख्या, दोनों संख्या आ गई 39 और 13, है ना। तो ये हो गया। फिर विलोपन विधि से आपको इसको हल करना है, क्वेश्चन भर में ला लीजिए आप। फिर डिटेल वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम एक एक करके अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, ये देखिएगा चौथा क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उनको ज्ञात करना। तो संपूरक कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 180 होता है ना। तो मान लिए दो संपूरक कोण x और y है, जिसमें x बड़ा है y से। तो और फिर प्रश्नानुसार संबंध क्या दिया है कि बड़ा कोण यानी x छोटे कोण यानी y से 18 अधिक, यानी x बराबर y प्लस 18, y का यहाँ पक्षांतर किए x माइनस वाई बराबर 18। एक समीकरण हो गया। फिर दूसरा समीकरण कैसे बन जाएगा, कहेंगे चूंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है तो x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 2 बन गया। इन दोनों को हल करके समीकरण 1 और 2 को हल करके ये हल किया गया है। यहाँ पर 2x बराबर 2x, फिर x बराबर आगे 99, समीकरण 2 में मान भरे तो y बराबर आगे कितना 81। यार तो दो संपूरक कोण कितने हो गए, पहला 99, दूसरा 81, है ना, 99 81। तो ये मतलब 4 अंक वाले क्वेश्चन थे। और 4 अंक वाले क्वेश्चन में ये वाला भी देख लीजिएगा। 4 अंक वाले क्वेश्चन कुछ बड़े भी होते हैं ना। तो इसमें लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो इसको इस प्रकार से आपको कर देना है। यहाँ से एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y। पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। इन दोनों को हल किया गया है, इन दोनों को हल किया गया तो y का मान आया। फिर यहाँ से देखिएगा y का मान ये भरे अपन इस समीकरण 2 में, तो इसको हल करते गए तो x का मान कितना आ गया 500। तो बल्ले की कीमत 500 और गेंद की कीमत 50 रुपये। तो ये पूरा इसका हल हो गया। ठीक है ना, ये इसका हल हो गया। अब यहाँ देखिएगा तीसरा, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके
निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। और फिर ये समीकरण युग्म ये दिया है ना, ये पहला है दूसरा। तो कुछ परेशान नहीं हो ना, कोई नया सवाल नहीं है ये। आपको ये जो समीकरण युग्म पहला और दूसरा, पहला समीकरण लिखिए, दूसरा समीकरण ये लिखिए, आपको इन दोनों को हल करना है। बस कुल मिलाकर के इनको हल करना है। इस टाइप से हमने इसको हल करके बताया है। तो ये देखिए x और y के मान निकालना, हल करना है, यानी क्या x और y के मान। तो ये आ गया y का मान, फिर y का मान भर दिए समीकरण 1 में। तो यहाँ निकल करके आ जाएगा, क्या निकल करके आ जाएगा, x का मान। ये x का मान आ गया, ये कितना आ गया, ऋण 2 आएगा, आ जाएगा x = ऋण 2। फिर जब x और y के मान दोनों आ गए हैं तो इसको आपको y = mx + 3 जो समीकरण में कहा है ना, ये निकालने के लिए कहा है। तो इसमें मान भरना है, यानी y की जगह पर y का मान यानी 5 और x की जगह पर x का जो मान आया ऋण 2 वो आप यहाँ भर दीजिए। ये भर दिए y का मान, ये भर दिए x का मान। इसको हल कर देना है और हल करके यहाँ देखिए y का मान, ये y का मान भर दिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये x का भर दिए। हल करके आपको m का मान निकाल लेना है। इसको ये हल करके m का मान निकाल लेना है, ये आ गया। फिर आंसर बना करके लिख देना कि x का मान ये, y का मान ये, m का मान ये। इस टाइप से हल करना है। अब 4 अंकों की प्रश्न में इस टाइप का ये वाला सवाल भी कर लीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की y वर्ष मान है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 5 दोनों में घटा। फिर प्रश्न ने कहा कि 3 गुनी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ 3 का गुना लिखा। इसको हल कर दिए तो पहला ये वाला समीकरण बन गया, पहला समीकरण बन गया ये। अब फिर सवाल में कही 10 वर्ष पश्चात दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात तो दोनों में x में भी प्लस किए 10, y में भी +10 किए, दुगनी हो जाएगी तो 2 लिखा है ये। अब इसको आपने हल किया तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को, ये इन दोनों को हल करना कुल मिला करके। तो हमने यहाँ पर ये देखिए ये हल किया है, इसको ये हल किए तो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो मतलब आ गया नूरी की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष, सोनू की 20 वर्ष। ठीक है। इसके बाद है ये विलोपन विधि, ठीक है ना। विलोपन विधि से समीकरण को हल करना, तो ये तो आपसे बनती है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार और देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेना है, सवाल को देख लेना है, इस टाइप से इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। 6वां सवाल देखिएगा। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योगफल कितना है, 9 है। और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितने गुना, 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त हुई संख्या के दोगुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इस टाइप से है। तो 2 अंकों की संख्या मान ली, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो 10 दहाई को कहते हैं, यानी दहाई का अंक 10 के पास लिखते हैं। तो संख्या आ जाएगी 10y धन x, ये संख्या इस टाइप से मान लिए। ठीक है। अब प्रश्नानुसार अंकों का योगफल कितना है, 9। यानी इकाई और दहाई को जोड़ो तो x + y करो तो 9 आएगा सवाल के अनुसार ये। फिर दूसरी शर्त क्या कही गई है कि ये जो संख्या दी गई थी, ये वाली संख्या, इसका 9 गुना। अंकों को पलटा दें, इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ, तो पलटाने पर जो संख्या बन गई है इसका दुगने के बराबर है। तो इसको आपने हल किया, हल करते गए, यहाँ पर ये आया, इस टाइप से समीकरण बना। 11 से कट रहा है तो 11 से काट करके हमने इसको छोटा करके ऐसा कर लिया ये। तो ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 ये है, 2 ये है, इन दोनों को आपको हल कर लेना है। ये तो 1 और 2 को हल कर लेना है, 1 और 2 को। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने पर ये आ गया, कितना आ गया, y = 1। अब y का ये मान, ये यहाँ पर ये समीकरण 1 में भर दिए इस टाइप से। तो x का मान आ गया 8। तो संख्या कितनी होगी, संख्या आपने कितनी मानी थी, 10 y धन x। तो y का मान यहाँ पर, x का मान यहाँ पर। तो 10 × 10 और 1 18, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक नया सा सवाल दिख रहा था, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना।
मतलब 2-3 जगह पर हमको ये सवाल दिखा है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा भी लेता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। तो भाई अब इसमें देखिएगा, व्यक्तियों की आय में अनुपात कितना है, 9:7। तो पहले व्यक्ति की आय 9x मान ले, दूसरे की 7x। आय यानी इनकम, पहले की 9x, दूसरे की 7x। और खर्चा कितना है, खर्चा सवाल में कहा था 4:3, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो पहले का व्यक्ति का खर्चा 4y माने और दूसरे का मतलब 3y। भाई आय को x से दर्शाए हैं तो खर्चे को y से दर्शा दिए, इस टाइप से, है ना। तो अब पहले व्यक्ति की बचत कितनी हो जाएगी, पहले व्यक्ति की इनकम कितनी है 9x और पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है 4y। तो इनकम में खर्चा घटा देंगे तो बचत कहलाएगी, यानी 9x - 4y। तो प्रश्न के अनुसार कितना बचाता है, 2000 बचाता है, 2000 बचाता है नहीं, ये 9x - 4y बराबर 2000, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार ये दूसरे व्यक्ति की इनकम 7x, खर्चा कितना दूसरे व्यक्ति का 3y, तो 7x में 3y घटा दिए तो बराबर 2000 आएगा प्रश्न के अनुसार 2000, क्योंकि जो शेष बचाता है 2000 है ना। तो इस टाइप से ये हो गया। अब इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है, इस टाइप से हल किया गया है आगे, ठीक है। यहाँ तक हुआ ये घटाने पर, तो घटाने पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, समीकरण ये घटा रहे हैं, तो घटाने पे x का मान आया 2000, ये मान समीकरण 1 में भर दिए, इसका पक्षांतर किए, हल किए, कुल मिलाकर के तो y का मान कितना आ गया 4000, ये y का मान आ गया 4000। अब y का मान आ गया है तो यहाँ पर अपन हल कर सकते हैं, x का भी मिल गया y का भी मिल गया, तो यहाँ पर अपन भर देंगे, यहाँ पर x के मान भर देंगे इसमें और इसमें y के मान भर देंगे। तो पहले व्यक्ति की आय 9 × 2000 यानी 18000, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 7y, तो 7 और y का मान कितना है 4000, तो 28 आ चुके 28, ये आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा कुल मिलाकर के यहाँ तक ये सवाल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि से इसमें बताया गया है, तो ये पूरा हमने हल कर दिया है। आप इसको एक बार अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से है ना। और फिर इसमें फिर कहा गया है इस समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ विधि का नाम नहीं दिया तो आपको जो माने आए वो वाली विधि से कर दीजिएगा, है ना। हमने यहाँ पर विलोपन विधि से इसको इस प्रकार से हल कर दिए। ये y का मान आ गया, बटे में आया, ध्यान रखिएगा, y का मान हमने भर दिया समीकरण 1 में, तो इसको हल करें तो फाइनली x का मान 9 आ गया, x का मान 9 आ गया। तो इस टाइप से ये वाला सवाल हो गया। तो यहाँ हमने आपको जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसके अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। अब देखिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो यहाँ 2 या 3 अंक वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2 अंक है वो 3 अंक में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताओ कैसी है, और यदि मूल वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी करो। तो भाई अपन ने द्विघात समीकरण ये लिखा, इसकी इससे तुलना की, ए बी सी का मान आया, विविक्त करके ये वाला सूत्र लगाया, इसमें बी ए सी के मान भरे, तो ये भी 36 36 - 36 0, डी का मान 0 आ गया। तो 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। फिर हमने ये वाला श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया ये वाला, तो इसमें मान भर देना है। तो भाई b² - 4ac का डायरेक्ट मान भर देंगे, कितना निकला था 0, तो इसकी जगह पर भर दिया आपने 0 ये। फिर यहाँ पर मान भरना है, ऋण तो ये लगा ही है, b का मान कितना है 6 प्लस माइनस, फिर 2, a का मान कितना है 3, है ना, तो ये 2 और 3 ये आ गया। अब इसको हल करना तो 0 का वर्गमूल 0 आया, यहाँ प्लस माइनस माइनस का प्लस 6 और 3 दूनी 6, 6/6 यानी कितना आ गया 6/6 यानी 1 आ गया। तो इस प्रकार 2 मूल बराबर हैं तो पहला भी 1 होगा और दूसरा भी 1 होगा, ठीक है। अब ये अगला सवाल है द्विघात समीकरण यहाँ दिया है, इसका भी विविक्त कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो बिल्कुल सेम है और इसके मूल अवास्तविक है ना,
क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिएगा तीसरा सवाल, इसमें ये समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 = 0। तो k का मान ज्ञात करो, ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए मूल बराबर हो कहा है। तो कुछ नहीं, इसमें भी इसकी मानक रूप से तुलना की है। तो a = 2, b = k, c = 3 ये लिख दिए। अब मूल बराबर हो कहा है, तो मूल बराबर होंगे यदि d = 0, d यानी विविक्त करें, यानी b² - 4ac = 0 ये है ना। तो अब इसमें मान भर देना सबका। b का मान k है ना, 4 ये लिखा है, a का मान कितना है 2 है, ये भर गया, c का मान कितना है 3 है, ये भर गया। अब इसको आपको हल कर देना है भाई। k² रहेगा, 4 दूनी 8, 24 हो गया, पक्षांतर करिए 24 यहाँ आ गया। इसका वर्ग हटाए तो वर्गमूल आया, ये वर्गमूल आया, तो प्लस माइनस लगाते, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा आएगा। जोड़ा बन करके 2 बाहर निकला, ये निकल गया, और अंदर बचा 2 × 3 यानी 6, ये 2 × 3 यानी 6, 2 × 3 यानी 6 ये। तो k का मान आ गया +-2√6। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखना है आपको, ये अगला सवाल है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करो। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ये जो मध्य पद होता है ना, इसको तोड़ देते हैं, है ना। आप गुणनखंड विधि का डिटेल वीडियो देख लीजिएगा यदि आपको नहीं बनती है तो। ठीक है, प्लेलिस्ट पर है। तो ये यहाँ पर यहाँ तक हो गया, ये मूल इसके निकल आए। अब ये देखिएगा 5वां क्वेश्चन, इसमें जांच करना कि ये जो समीकरण दिया है ये वाला, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो भाई कुछ नहीं, ये आपने पहला तो ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख दिए, पहली लाइन स्टेप की। अब इसका और इसका आपस में गुणा करे, ये आया, इसका और इसका आपस में गुणा किए, ये किए। अब पक्षांतर कर देंगे दोनों को, इसके पूरे पद इस साइड ले जाना है। पर पक्षांतर करते समय ये ध्यान रखिएगा कि पहले x² वाले पद पक्षांतर करना है, फिर सिंगल x वाले, फिर और ये जो अचर पद है। तो उस क्रम से हमने यहाँ पक्षांतर किए। तो जब यहाँ से सब पक्षांतर कर दिए तो यहाँ बचा 0। और यहाँ देखिए माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 7x- का ये है, और यहाँ ये प्लस माइनस का घट गया तो 4x बचेगा, और 4x प्लस का आएगा, उसका यहाँ पक्षांतर किए तो -4x आ गया। ऐसा पक्षांतर किए, इसको हल करने पर ऐसा आ गया। अब ये इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। अब इसके बाद 6वां सवाल है, इसमें फिर कहा है कि द्विघात बहुपद है तो समीकरण है, तो इसके मूलों की प्रकृति बताओ। तो ये लिखिए आपने, ये इसकी तुलना इससे करेंगे तो a = 3, b = ये पूरा इतना इतना चिन्ह से लेते हैं, b = c = ये विविक्त कर का जो सूत्र होता है ना, ये इसमें आपने ये मान भर दिए, कुछ नहीं करना, मान भर देना। फिर हल करना है, तो ये इसका वर्ग आएगा तो 16 हो जाएगा 4 का, इसके वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 3 हो जाएगा तो 16 × 48 और 4 × 12 = 48, 48 - 48 0, और 0 आ गया तो मूल क्या हो गए वास्तविक में बराबर। अब इसके बाद ये 7वां सवाल गुणनखंड विधि से हल करना है, कर लीजिएगा, सेम है। फिर इसके बाद ये 8वां सवाल, ये भी सेम ऐसा ही है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ, विविक्त कर ज्ञात करके, सेम है बिल्कुल। फिर इसके बाद देखिएगा ये 9वां सवाल थोड़ी मतलब समीकरण बनाना पड़ेगा। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक यानी कैसे, कि जैसे 10 11 या 15 18 या 13 14 कंटिन्यू हो जो, है ना, और धन भी हो। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। मान लिए कि पहला 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हो गए x और x + 1। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या कहा है, इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग x हो गया, x का वर्ग ये वर्ग लगाइए x लिख करके, और दूसरी संख्या ये है पूर्णांक, तो ये लिखे और इसका वर्ग लगाए, योग यानी बीच में प्लस बराबर 365। इसको आपको हल करते जाना है, और हल करते जाएंगे तो यहाँ पर ये समीकरण ऐसा बना। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भाग दिए तो ऐसा बन गया, और इसको हमने गुणनखंड विधि से ये हल किए। तो x का जो मान आया है कितना आया है -14 और 13, तो ये ऋणात्मक है, तो इसको अमान्य कर देंगे क्योंकि सवाल में धन पूर्णांक बोला गया है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि x = -14 धनात्मक नहीं है, इसलिए अमान्य करने पर
तो मान क्या हो जाएगा x बराबर 13। तो अतः x बराबर 13 लेने पर तो पहला पूर्णांक 13 आ गया, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x प्लस वन यानी 13 धन 1 यानी 14। तो ये आंसर हो गया इस टाइप से। प्यारे विद्यार्थी, अब देखते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें 2 और 3 अंक वाले क्वेश्चन। तो ये जैसे पहला सवाल है कि 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 होगा। और फिर इसके बाद है समांतर श्रेणी, है ना, 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो। तो मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बस बता रहा हूँ, क्योंकि समांतर श्रेणी का डिटेल वीडियो हम 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट पर बता चुके हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए, तो उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आप समझ करके इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसके लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो। तो प्रथम पद तो ऋण 5 है, सर्वांतर इसमें इसको घटा दो, इसमें इसको घटा दो, तो सर्वांतर निकल आएगा, है ना। तो ये सर्वांतर पूछा है, सर्वांतर यानी सभी पदों में अंतर, डी का मान। अब इसके बाद लिखा है जांच कीजिए कि ये जो 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12 AP में है कि नहीं। तो भाई सभी पदों में अगर सेम अंतर आता जाएगा तो AP में होगी। तो इसको आप सब करके देखना है आपको। अब इसके बाद देखिए 20, 17 और 24 यानी 5वां क्वेश्चन का कौन सा पद 40 है। तो आप लिख दीजिएगा माना इसका nवां पद 40 है, और फिर आपको a प्लस n-1 इंटू डी ये वाला सूत्र लगाएंगे, n का मान निकालेंगे, तो जितना निकल आएगा उस नंबर का पद ये 40 होगा। और अगर n का मान कभी कभी पूर्णांक में नहीं निकलता, तो पूर्णांक में नहीं निकलता तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी पद नहीं होगा, ये, है ना, इस टाइप से आता है। तो ये हो गया। फिर छठवां सवाल ये हो गया, इसको देख लीजिएगा छठवां सवाल। फिर इसके बाद 7वां सवाल है। 7वां सवाल ये वाला हो गया, इसको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद 7वां, फिर 8वां सवाल, ये 8, 9 और 10 सेम प्रकार के हैं, इनको आपको देख लेना 8, 9, 10, ठीक है। 11वां क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, है ना। अंतिम पद दिया है, पूछा जा रहा है, इनका मान पूछा जा रहा है कितने पद होंगे। फिर यहाँ पर ये वाला सवाल देखिएगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की लास्ट संख्या कौन सी जो 3 से विभाजित होती, 99। तो इसने पूछा कितनी है 2 अंकों वाली संख्या, है ना, कितनी है जो 3 से कट जाती हैं, है ना। जैसे यहाँ पहले यहाँ से 12 शुरू हो गई, है ना, 12, और 12 के बाद आखिरी संख्या कौन सी जाती, 99। तो ये कितनी हुई है सब संख्या, ये बताना है आपको। 13वां क्वेश्चन ये हुआ इस प्रकार से, ठीक है। ये कौन सा पद शून्य होगा पूछा है इस श्रेणी का, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है और tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A इक्वल टू 1। और यहाँ आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे बनता होगा। और यदि दिक्कत जाती, मैं बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति के परिचय वाले इतने अच्छे से डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप उससे देख लीजिएगा यदि कोई दिक्कत हो तो, है ना। क्योंकि अभी आपको पता नहीं कौन से सवाल पे कहाँ दिक्कत है और कौन सा सवाल बनता है, तो वो समय आपका रिवीजन का है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना। जो फिर बाद में नहीं बनता तो आप बताइएगा। तो यहाँ देखिएगा दूसरा सवाल है, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos या tan A का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है ना। समकोण त्रिभुज बनाइए, sin थीटा बराबर लंबवत कर्ण होता है, उसको लगाएं और फिर उसके आधार पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तीसरी भुजा निकाल लें। फिर cos और tan के मान चाहे जो भी ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, sin 60 और cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 का मान ज्ञात करना। ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, सारणी की सहायता से इनके मान भरें, इनको हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, देख लीजिएगा, बन जाएगा, इजी है। चौथा सवाल ये लिखा है, इसमें सिद्ध करना है sec A कोष्ठक के अंदर 1 माइनस sin A और sec A प्लस tan A इक्वल टू 1 लाना है। देख लीजिएगा, सरल है यह सवाल, आपकी बुक में भी है ना, तो NCERT की किताब में भी दिया है और ये सवाल भी बहुत आता था।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिखा है, इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसी से 9वां क्वेश्चन, इसको भी सिद्ध करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर इतना, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ अन्य सवाल भी हैं, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ी बड़ा सा हो जाता है पर आ सकता है 3 नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसलिए इसको भी देख लेना। और यहाँ से सही जोड़ी भी आती हैं। अब यहाँ देखिएगा अध्याय 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना। यहाँ ऊंचाई दूरी वाले सवाल, यानी जिसमें उन्नयन अवनमन कोण बनता है, वो वाले सवाल हैं। तो ये 3 अंक में आते हैं। और यदि कोई प्रश्न बड़ा थोड़ी सा हुआ तो 4 अंक में, या इसको बोल सकते हैं 3 और 4 अंक वाले प्रश्न, है ना। तो इसमें लिखा आंधी आने से टूट जाता है एक पेड़, है ना। ज़मीन के साथ शिखर का जो पेड़ का जो शिखर होता है ज़मीन को 30 अंश कोण बनाते हुए छूता है, और वह बिंदु पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत बार आया है और सभी विद्यार्थियों से बनते हैं। और यदि नहीं बनता तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करके एक वीडियो डाला हुआ है गणित कक्षा 10 प्लेलिस्ट पर, उसको देखिएगा। बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से हमने इस प्रश्न को समझाया है। फिर यहाँ देखिएगा, ये भी प्रश्न हम सब बता चुके हैं। उसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, है ना। इजी है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन, नदी के ऊपर पुल बना है और पुल से नदी के सम्मुख 2 किनारे हैं, वहाँ पर देखने पर अवनमन कोण 30 और 45 है, और पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है ना। ये वाला सवाल आपके उदाहरण में भी दिया है, उससे देख करके कर सकते हैं NCERT की बुक में, और हम इसको समझाए भी हैं। आप प्लेलिस्ट पर देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखना आपको ये चौथा सवाल ये वाला हो गया, इसको देख लीजिएगा। ये भी NCERT बुक का सवाल है। अब ये 5वां सवाल देखिए, बहुत इजी है। जिसमें सिंगल कोण रहता है ना, वो वाला बहुत सरल होता है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और मान लो कि डोरी पूरी उसकी तनी हुई है और एक बिंदु से बंधी हुई है। तो उसका झुकाव 60 अंश है। इस टाइप से 60 अंश ये वो चली गई डोरी, या पतंग उड़ रही थी, इसकी ऊंचाई ये 60 मीटर है। तो इसकी ये ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें सरल है, देख लीजिएगा। इसके बाद ये प्यारे विद्यार्थी 6वां क्वेश्चन, इसको भी देख लेना है। ये भी सरल है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने प्राय सभी महत्वपूर्ण चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा अध्याय 6 त्रिभुज। तो त्रिभुज में आपको थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी आपको देख लेना है, और इसका कथन लिखने के लिए आता है। और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज का वीडियो गणित कक्षा 10 प्लेलिस्ट समरूप त्रिभुज हेडिंग है वीडियो की, देखिएगा। सब भी हमने डिटेल से बताया। इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का बहुत डिटेल वीडियो बता दिए है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित जो सूत्र होता है ना, √(x2 - x1) पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, इस पर आधारित जो सवाल होता है वो आता रहता है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद है देखिएगा वृत्त में, ये जो वृत्त में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, एक ये वाला। और वृत्त के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये वाला देख लीजिएगा। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये बेसिक होगा इसमें। और वृत्त का जो क्षेत्रफल वाला सवाल है, पार्ट है, तो इसमें से भी हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से एक पृथक वीडियो डिटेल में बना दी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये भी पूरा कवर है। और सांख्यिकी का इतना अच्छा वीडियो है कि वो आपको कक्षा 10वीं की हर कक्षा में काम में आएगा, जब सांख्यिकी पढ़ेंगे।
और प्रायिकता का भी डिटेल बहुत अच्छा 1 नंबर का वीडियो उपलब्ध है। तो अब चूँकि हम ये सब बता ही चुके हैं तो इसलिए आपको दोबारा बताने में एक तो समय भी लग जाता है और वही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो विद्यार्थी भ्रमित भी होते रहते हैं। इसलिए मैं उनको आपसे आग्रह करूँगा कि उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट गणित कक्षा 10 प्लेलिस्ट से देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं और आशा रखता हूं कि आपका बहुत अच्छा आपके परसेंटेज आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। आपकी सहयोग की आशा है, इसलिए आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके लिए निस्वार्थ रूप से इतना लगा रहता हूँ, तो कम से कम आपका इतना प्यार और सहयोग की अपेक्षा आपसे रखता हूँ। थैंक यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।